सरकारी गेस्ट हाउस में वीआईपी मूवमेंट चल रहा था, लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी था। सभी कमरों में खाने पीने की व्यवस्था भी कराई जा रही थी। इसी दौरान वेटर कमरा नंबर 101 में दाखिल होता है। वेटर वो ऑर्डर लेने गया था ताकि मेहमानों को कुछ खाने पीने का सामान दिया जा सके, लेकिन कमरे में जैसे ही वो दाखिल होता है, उस कमरे का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमरे की फर्श पर सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था और पास में पड़ी थी एक लाश। वो लाश जिसके होठों को स्टेपलर से स्टेपल कर दिया गया था। कातिल ने इतनी बेरहमी से कत्ल किया था कि जिसने देखा या सुना बस वो दंग रह गया। कातिल ने पहले तो स्टेपलर से मकतूल के होठों को स्टेपल किया। कातिल ने गर्दन रेत कर कत्ल किया। इतना ही नहीं, जो इंसान का पीछे का प्राइवेट पार्ट होता है, उसका गुदा, उसमें 8 इंच की लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। और तो और जब इससे भी उसका दिल नहीं भरा तो कातिल ने मकतूल के प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। लाश पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। लाश के इर्द गिर्द उसका काफ़ी सामान मिला। अगर कुछ नहीं मिला तो वो था सिर्फ उसका प्राइवेट पार्ट। पुलिस के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर लाश का प्राइवेट पार्ट कहाँ गया। और तो और जब कमरे का मुआयना किया गया तो दीवार पर एक इबारत लिखी हुई थी। उस इबारत में लिखा था कि मनुष्य जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसे अपने ढंग से ठीक कर लेती है। ये इस इबारत को पढ़ा सभी ने, लेकिन समझ में किसी के नहीं आई। खासकर पुलिस भी इसको नहीं समझ सकी कि आखिर ये है क्या। लेकिन इस इबारत के पीछे, इस एक लाइन के मैसेज के पीछे ही इस कत्ल की पूरी कहानी छुपी हुई थी, पूरे राज छुपे हुए थे। और ये आगे चल के खुद ब खुद अभी आपको समझ में आ जाएंगे। अभी कत्ल को 2 दिन का वक्त गुजरा था। ये अचानक मरहूम के घर में एक कोरियर पहुंचता है। उस कोरियर को उस शख्स की पत्नी, जो जिनकी मौत हुई थी, जब कत्ल किया था, उस शख्स की पत्नी उस कोरियर को रिसीव करती है। पत्नी को समझ में नहीं आता है कोरियर किसने भेजा है। वो रिसीव कर लेती है, फिर उसके बाद वो अपने कमरे में ले जाकर उस कोरियर को खोलती है। लेकिन जब उस कोरियर के बॉक्स को खोला जाता है तो यकीन जानिए पूरे परिवार के रोए खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस कोरियर बॉक्स में एक प्राइवेट पार्ट रखा हुआ था जो पूरी तरह से खून से सना था। और ये वही गुप्तांग था जो उस लाश का गायब था, यानी कातिल ने जिस गुप्तांग को काट दिया था उसी गुप्तांग को कोरियर के ज़रिए मृतक की पत्नी को भेज दिया गया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को महफूज रख सकेंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये मामला 21 जुलाई साल 2013 का है। यूपी का एक मशहूर शहर है कानपुर देहात। कानपुर देहात के रनिया थाने में सरकारी गेस्ट हाउस से एक कॉल आता है। कॉल सरकारी गेस्ट हाउस के रिसेप्शन से किया गया था। कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि आप जल्दी आ जाइए, हमारे गेस्ट हाउस के कमरे में एक लाश पड़ी हुई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, लिहाजा आप तुरंत जो है मौके पर आ जाइए। पुलिसकर्मी जिसने फ़ोन उठाया था वो गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पे जो ही बात कर रहे मैनेजर से यही बताते हैं कि आप लोग जो हैं उस लाश से दूर रहें, उसे कुछ भी इधर उधर ना करें, कुछ टच ना करें। हम लोग कुछ देर में ही जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं पहुंचने की। कुछ देर में ही पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है। लेकिन जब पुलिस कमरे में दाखिल होती है और लाश के हालात देखती है तो यकीन जानिए पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कमरे की फर्श पर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पास में एक गर्दन कटी लाश पड़ी थी। कमरे से अटैच जो बाथरूम था उसमें भी खून ही खून बिखरा हुआ था। लाश और कत्ल जिस अंदाज में किया गया था, लाश की हालत देखने पर और कत्ल का अंदाज देखने पर साफ पता चल रहा था कि कातिल ने बहुत ही इत्मीनान के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है और वो पूरे इत्मीनान के साथ फरार भी हो गया है, क्योंकि होंठ स्टेपलर से स्टेपल किए गए थे, हाथ पैरों पर टेप लगा हुआ था, गर्दन रेत कर जान ली गई थी, गुदा में लकड़ी डाल दी गई थी और तो और प्राइवेट पार्ट भी गायब था। तो पुलिस को यह कतई समझने में देर नहीं लगी कि ये मामला बहुत जितना सीधा दिख रहा है कत्ल का, ये एक्चुअली इतना सीधा है नहीं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और साथ ही लाश की शिनाख्त भी कर ली गई। लाश की जो शिनाख्त थी वो सरकारी डॉक्टर सतीश चंद्रा की शक्ल में होती है, जो कि कानपुर देहात जिले के अमरोधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी थे। पुलिस ने जब होटल स्टाफ से पूछताछ की तो उसमें पता चला कि जिस वक्त डॉक्टर होटल में दाखिल हुए थे, गेस्ट हाउस में दाखिल हुए थे, तो उनके साथ एक 20-22 साल की लड़की भी थी और डॉक्टर ने दिन में ही चेक इन किया था और तब से वो दोनों कमरे में ही थे। लेकिन कत्ल के बाद से लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और होटल के स्टाफ को ही हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने मामले की जानकारी परिवार को भी दे दी। पुलिस जो बात कत्ल की बात जब परिवार को बताती है तो पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। कुछ देर में ही परिवार के लोग गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और जमकर हंगामा काटते हैं। परिवार का आरोप था कि यह कत्ल जो है, मतलब डॉक्टर सतीश चंद्रा का कत्ल एक सरकारी डॉक्टर और होटल कर्मचारियों ने मिलकर किया, यानी इन सबकी मिली भगत के साथ इस कत्ल को अंजाम दिया गया है। परिवार ने आरोप लगाया था, लिहाजा पुलिस का ही माथा ठनक गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, कई लोगों को उठा लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इस पूरी पूछताछ, पूरी तफ्तीश में पुलिस का जो एक कह सकते हैं कि जो एक मेन पॉइंट था वो लड़की ही थी, जो उस दिन डॉक्टर के साथ उस गेस्ट हाउस में दाखिल होती है। लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो तलाश जो थी वो कहीं ना कहीं उस लड़की की ही थी। इधर परिवार लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा था। हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, रोज़ाना टीवी और अखबारों में इस बाबत खबरें छप रही थी और पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए जा रहे थे, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, ये मामला धीरे धीरे पुलिस के लिए दांत में खाद सा साबित हो गया। लिहाजा पुलिस के लिए चैलेंज बन गया और पुलिस भी चाहती थी जल्दी जल्दी इस मामले को सुलझा लिया जाए। जिस लड़की का जिक्र होटल के स्टाफ ने किया था, उसके बारे में पुलिस ने डॉक्टर के परिवार से भी जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर के परिवार ने ऐसी किसी भी लड़की की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस को ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो है जो परिवार उनसे छुपा रहा है, लेकिन पुलिस इस तरह किसी पर दबाव भी नहीं बना सकती थी। हत्या को 2 दिन का वक्त गुजर चुका था। डॉक्टर के घर में कोहराम मचा हुआ था, मातम पसरा हुआ था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी, लेकिन सारा नतीजा कुल मिला के ज़ीरो ही था। परिवार में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। उसी दौरान घर की बेल बजती है। डॉक्टर की पत्नी उठती हैं, गमज़दा हालत में उठती हैं और जाकर दरवाज़ा खोलती हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाजे के बाहर एक शख्स होता है जो कोरियर लेकर आया होता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें कोरियर होता है। डॉक्टर की पत्नी भाई कोरियर ले लेती हैं, पेपर साइन कर देती हैं और कोरियर वाला चला जाता है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कोरियर भेजा किसने, और चूँकि माहौल ऐसा था, लेकिन फिर भी उस कोरियर को अंदर ले गई वो। उन्होंने उस कोरियर को खोला, लेकिन जब उस कोरियर को खोला गया तो यकीन जानिए पूरे परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस कोरियर में वो गुप्तांग, वो प्राइवेट पार्ट था जो कातिल ने डॉक्टर के कत्ल के दौरान उनके जिस्म से अलग कर दिया था। जी हाँ, कातिल ने उस प्राइवेट पार्ट को, उस गुप्तांग को डॉक्टर की पत्नी को ही कोरियर कर दिया था। ये बॉक्स से निकले इस बॉडी पार्ट को देखते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया। परिवार ने इस मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, डॉक्टर के घर पहुंची। तुरंत उस पार्ट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और डीएनए टेस्ट के लिए लखनऊ भेज दिया गया। इसके बाद से जो है पुलिस के सामने एक और नया चैलेंज खड़ा हो गया। पुलिस छानबीन शुरू करती है और सीधे उस कोरियर कंपनी में दबिश दे देती है। कोरियर कंपनी के कर्मचारियों से बात करने पर पता चलता है कि जिस कोरियर को डॉक्टर के घर भेजा गया था, उस कोरियर को 20-22 साल की एक लड़की ने बुक किया था, और जो कोरियर कंपनी के कर्मचारियों ने जो हुलिया बताया लड़की का, वो हूबहू उस लड़की से मेल खा रहा था जिस लड़की ने डॉक्टर के साथ उस सरकारी गेस्ट हाउस में चेक इन किया था। अब फिर पुलिस एक मसले में उलझ जाती कि भाई ये लड़की कोरियर भी भेज रही है, ये लड़की डॉक्टर के साथ दाखिल भी हो जाती है होटल के अंदर, फिर डॉक्टर का कत्ल हो जाता है, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के जो भाई थे, उन्होंने एक सरकारी डॉक्टर, गेस्ट हाउस के मैनेजर और कुछ स्टाफ के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। तो पुलिस ने भी उन सभी को उठा लिया और एक नए सिरे से पूछताछ शुरू की।
धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, अधिकारियों का भी दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस उस लड़की की सुरागरसी में लगी हुई थी। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है वो लड़की अगर पकड़ में आ जाए तो कोई ना कोई उससे क्लू मिल जाएगा जिससे हम कातिल तक पहुंच सकें और मामले को सुलझाया जा सके। इधर पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी, तमाम लोगों से पूछताछ कर ही रही थी कि अचानक एक लड़की कानपुर के ही गोविंद नगर थाने पहुंचती है। वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ के थानेदार से मिलना है, एसएचओ से मिलना है। उस एसएचओ से मिलवाया जाता है और वो जब एसएचओ से मिलती है तो वो कहती है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। तो एसएचओ भी उत्सुक होते हैं, भाई बताइए क्या दिक्कत है आपको। तो लड़की बताती है कि कानपुर देहात के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में डॉक्टर का कत्ल हुआ है उसे मैंने ही मारा है। और ये कहते हुए लड़की सरेंडर कर देती है। थाने पहुंची उस लड़की की पहचान कानपुर के ही कच्ची बस्ती एरिया में रहने वाली सुरभि की शक्ल में होती है। अब सुरभि अपने कत्ल का इकबाल कर चुकी थी, अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान सुरभि ने कत्ल की जो वजह पुलिस के सामने बताई, जिस वजह को बेपर्दा किया, उसके बारे में सुनकर खुद पुलिस टीम के भी रोंगटे खड़े हो गए। सुरभि ने बताया कि डॉक्टर चंद्रा पिछले 13 सालों से उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो उसके साथ सिर्फ बलात्कार ही नहीं करते थे बल्कि उसके साथ जबरन कुकर्म भी करते थे। सुरभि के मुताबिक ये मामला तब शुरू हुआ जब कुछ सालों पहले उसके पिता बीमार थे। डॉक्टर चंद्रा जो थे उनके पिता को देखने के लिए घर गए थे। उसके बाद से सुरभि और डॉक्टर के बीच कांटेक्ट शुरू होता है। सुरभि ने पुलिस को ये बताया कि डॉक्टर ने एक दिन धोखे से उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसको वायरल करने की धमकी देते हुए डॉक्टर ने उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया और लगातार उसके साथ 13 सालों तक बलात्कार किया। सुरभि ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर रेप करने से पहले उसे बेहोश कर देता था और फिर उसके साथ हैवानियत की जाती थी। सुरभि की माने तो इस पूरे कांड के बारे में, इस पूरी हरकतों के बारे में डॉक्टर का पूरा परिवार भी जानता है और डॉक्टर के दूसरी और भी कई महिलाओं के साथ नाजायज रिश्ते हैं। सुरभि ने बताया कि डॉक्टर चंद्रा पिछले करीब 13 सालों से उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे, लेकिन अब उनकी जो नज़रें थीं वो उसकी छोटी बहन पर थी और वो उसके साथ भी रेप करना चाहते थे। सुरभि को बस यही हरकत डॉक्टर की बर्दाश्त नहीं हुई और उसने डॉक्टर का कत्ल कर दिया। पुलिस की पूछताछ में सुरभि ने बताया कि उसने ठीक उसी तरह डॉक्टर का कत्ल किया था जिस तरह डॉक्टर उसके साथ रेप करता था। सुरभि ने सबसे पहले डॉक्टर के आने से ही पहले वोडका में कई सारी नशे की गोलियां मिला दी थी। डॉक्टर जब कमरे में दाखिल होते हैं गेस्ट हाउस में तो उन्हें वो शराब पिलाती है। शराब पीने के बाद डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर की बेहोशी को जब वो चेक कर ले, जब वो मुतमईन हो जाती है तो स्टेपलर से डॉक्टर के होंठों को स्टेपल करती है, लेकिन होंठ सही से बंद नहीं होते। फिर उसके बाद वो हाथ पैरों को पर टेप लगाती है, मुंह पर टेप लगाती है। उसके बाद वो डॉक्टर के बैग से उनका सिजेरियन ब्लेड निकालती है। इससे डॉक्टर चीरा लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। उसी सिजेरियन ब्लेड से वो डॉक्टर की गर्दन को रेतती है। उनके गुदा पिछले प्राइवेट पार्ट में, पीछे हिस्से के प्राइवेट पार्ट में वो जो है एक लकड़ी के टुकड़े को डाल देती है और जब इससे भी उसका दिल नहीं भरता तो उसी सिजेरियन ब्लेड से डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद सुरभि उसे एक थैले में रखती है और होटल से चुपचाप निकल जाती है, जिसे वो अगले दिन डॉक्टर के घर में उसकी पत्नी को कुरियर कर देती है। प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद सुरभि डॉक्टर के खून से ही कमरे की दीवार पर लिखती है कि जब मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसे अपने ढंग से ठीक कर लेती है। ये इबारत उस वक्त किसी को समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये इबारत पूरी कहानी के जब तार जोड़े गए तो समझ में आ गया, क्योंकि डॉक्टर उस लड़की के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था, कुकर्म करता था, जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत हद से ज़्यादा वो तकलीफ़ों से गुजर रही थी वो लड़की, और उसने आखिरकार इस ऐसे कांड को अंजाम दे दिया जिसके बारे में शायद डॉक्टर या किसी ने भी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। उस प्राइवेट पार्ट को उसने उठाकर उसके परिवार में, डॉक्टर के परिवार में उनकी पत्नी को ही कोरियर कर दिया। पुलिस ने सुरभि को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। अदालत में सभी तथ्यों को
कायदे से देखने के बाद जो है और सभी चीज़ों को, सारी बातों को सुनने के बाद अदालत थोड़ा सा नरम रुख अपनाती है और सुरभि को कुछ महीनों के बाद ही ज़मानत दे दी जाती है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाएँ, किसी के सम्मान को हम ठेस पहुँचाएँ या किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ। इस खबर को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी अलर्ट रहें और आप ये समझें इस चीज़ को कि बुरे का जो अंजाम है वो बुरा ही होता है। अगर उस लड़की के साथ भी गलत हुआ था, उस लड़की ने अगर वक्त रहते आवाज़ उठाई होती तो जाहिर सी बात है आज उसे कत्ल तो ना करना पड़ता और डॉक्टर भी ज़िंदा होते। जिस वक्त डॉक्टर ने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू की थी या इस तरह कोई भी अश्लील हरकत की थी तो उनको तुरंत ही उसका विरोध करना चाहिए था। और जब उसने विरोध नहीं किया तभी उनके उस डॉक्टर के हौसले बढ़े और उन्होंने उसकी छोटी बहन पर भी अपनी गलत नज़रें डाली और उसका नतीजा क्या निकला, डॉक्टर का कत्ल कर दिया जाता है और पीड़िता खुद कातिल बन जाती है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहना चाहिए और यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए और ये हमारी और समाज की पूरी जिम्मेदारी है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।